वालेकुम सलाम। ओके, सो आज हम टी टेस्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जितना होता है आज फिर उतना कवर करते हैं, बाकी फिर हम ईद के बाद कर लेंगे। ओके, सो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। एक मैंने एग्जांपल जो है ना वो थोड़ी सी मॉडिफाई करनी थी, बिकॉज कल मैंने जल्दी में बताते हुए लाइक मुझे बाद में लग रहा था कि वो थोड़ा सा टेक्निकली लाइक जो मैंने उसी टाइम पे एग्जांपल बनाई है ना उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था टू मेक इट साउंड मोर एक्यूरेट। तो उसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगी और आगे अभी हम देखेंगे भी। टी टेस्ट हम लोगों ने फर्दर उसकी टाइप्स देखनी है आज। टी टेस्ट की पहले हम लोगों ने कल ये देखा था कि अगर कोई प्रोपोर्शन है या हमें कोई पॉपुलेशन का पैरामीटर नॉन होता है तो हम जी स्कोर लगा रहे थे। ठीक, लेकिन इन केस के हमें पॉपुलेशन का ज़्यादा नहीं पता, ठीक, उसके पैरामीटर का, और हमारे पास जो कंपैरिजन है उसमें लाइक दो ग्रुप्स का कंपैरिजन आ रहा है या किसी मीन वैल्यू नॉन के साथ आ रहा है, तो फिर हम टी टेस्ट लगाते हैं उस केस में। सो ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो कल हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हुए ये टी टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, कि हमने दो जो ग्रुप्स थे उनका कंपैरिजन करना है। और इस केस में ज़्यादातर कंटिन्यूस डाटा या न्यूमेरिकल डाटा ही होता है, या फिर एक कैटेगोरिकल होगा दूसरा न्यूमेरिकल होगा। ठीक, और हम उनको यूटिलाइज करते हुए जैसे हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी, और फिर हमने ये देखा था कि टेस्ट जो टी टेस्ट अप्लाई करते हुए वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, कि उसमें हम जो सैंपल का मीन है, जो सैंपल का जो मीन आएगा दोनों ग्रुप्स का, और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा हिस्सा से चेंज हुआ था। ठीक, और हमने स्टैंडर्ड एरर के जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर था उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि बूटस्ट्रैपिंग करके फिर निकाल रहे थे, लेकिन इस केस में हम स्टैंडर्ड एरर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। और हम लोगों ने ये ये चेक किया था कि ये अप्रोक्सीमेशन है और अनसर्टेनिटी लाइक यहाँ पे इस केस में, क्योंकि हमें पॉपुलेशन का एग्जैक्ट कोई भी पैरामीटर नहीं पता होगा, तो इसलिए थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी डेफिनेटली होगी। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी ओके, और इसके अलावा हमेशा जैसे कि नल हाइपोथेसिस को ट्रू समझ के ही अज्यूम करके ही आगे मूव कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने अपने नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि मीन जीरो, मीन जो है हम लोग यही करते कि दोनों, यानी जो कंपनसेशन है ऐसे लोगों की जिन्होंने चाइल्डहुड से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, और ऐसे लोगों की जिन्होंने एडल्ट में आके कोडिंग स्टार्ट की, तो उनके अब प्रोफेशनल लाइफ में उनके एनुअल कंपनसेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस लिए उसके जीरो से डिनोट किया हुआ था, तो लिहाजा उस मामले में भी हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस को ट्रू कंसिडर करते हुए इसकी जीरो वैल्यू डाल दी। ठीक, और स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला था, ठीक, कि उसमें ये ठीक इसकी जगह पर एक ये हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से कुछ हमारे पास, यानी जो दो मीन्स के डिफरेंस का स्टैंडर्ड एरर आया है उसका ये फार्मूला है। ठीक, तो ये हम लोगों ने इस तरह से रीअरेंज करके टी टेस्ट का एक फार्मूला बनाया था, और उसके हम लोगों ने देखा था कि पाइथन कोड से कैसे हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और काउंट निकालते हैं, और उसको पाइथन के कोड में इस तरह से फिल करके टी टेस्ट आ गया था हमारे पास। टी स्टैटिस्टिक्स आ गई थी बेसिकली। तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने जो हमारे पास लाइक
कोई दो मतलब के ग्रुप्स थे। ठीक, मतलब एक ही कॉलम के अंदर हमने देखा कि चाइल्ड और एडल्ट, ये दो ग्रुप्स हैं और इन दो ग्रुप्स का कंपैरिजन कर रहे हैं मीन्स का, कि हमारे पास चाइल्ड और एडल्ट के हैं, उनकी अब कंपनसेशन चेक कर रहे हैं। ठीक, तो ये दो ग्रुप्स का कंपैरिजन था, इसलिए हमने टी टेस्ट लगाया। सही। अब हमें जो टी स्टैटिस्टिक्स पता चली थी उसके थ्रू हम पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए लाइक उसने फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसे हमने रिकॉल करें तो हमने ये देखा था ना कि जैसे जी स्कोर निकाला था, तो फिर लेटर ऑन उस जी स्कोर के अंदर पी, जो पी वैल्यू का फॉर्मूला था उसके अंदर वो जी स्कोर की वैल्यू पुट की थी, राइट। 1 - नोम डॉट सी डी एफ, और बीच में हमने जी स्कोर लगाया था और साथ उसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने पी वैल्यू, क्योंकि टेस्ट टी स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेट करें तो पी वैल्यू में उसी की टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आएगी। अब बेसिकली वो पहले को बता रहा है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। ठीक, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी ही दिखती है, लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स थिकर होती हैं। ठीक, यानी येलो वाली यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के साथ आपको शो हो रही है येलो वाली, तो इसकी टेल जरा ऊपर है एज कम्पेयर टू द डॉटेड वन जो कि नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल जैसी बेल शेप कर्व होती है, बस उसकी टेल्स ज़्यादा फैट फैट होती हैं। ठीक है, थिकर है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है लाइक वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है कि शेप क्या होगी। सही, यानी कि अगर मतलब कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो टी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इसका मेन पैरामीटर है। अगर मैं इसकी डिग्री फ्रीडम को बढ़ाती जाऊंगी ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ने से ये मजीद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब आएगा। जैसे यहाँ पे उसने शो करवाया हुआ है कि पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, जैसे जैसे मतलब पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के साथ, 2 के साथ, ये जो सबसे ज्यादा पर्पल है लाइक वो जो नॉर्मल डॉटेड लाइन लाइन के करीब है। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 वाली है, यानी कि अगर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी येलो वाली, वो बिल्कुल नीचे है। ठीक, और डॉटेड लाइन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके करीब बिल्कुल आ रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम था 8। सो इस केस में यानी कि उतनी ही ज्यादा इसकी जो टेल है उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो रही है, और वो उतना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो रहा है। सही। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं कि हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं डाटा सैंपल के अंदर। अब इंडिपेंडेंट वैल्यू से क्या मुराद है, मतलब कि फिर हम मतलब क्योंकि अगर देखें वैल्यूज आपस में डिपेंडेंट होंगी, तो हम तो फिर एक एक ही पता चलेगी तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो हमें एक ही का वैल्यू पता भी है तो हम दूसरी की नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। जैसे अब उसने एग्जांपल क्या दिया डिग्री फ्रीडम में, क्या है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज है डाटा सैंपल के अंदर। कैसे, अब इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उसने एक डाटा सेट, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल दी है कि ये डाटा सेट है जिसमें 5 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक, यानी 2, 6, 8 और 5, ये चार तो हमें पता है। पांचवी भी कोई यानी है जो कि इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, यानी इन पांचों का आपस में कोई भी मतलब कि रिलेशनशिप नहीं बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब जो सैंपल मीन है वो हमें पता है। ठीक है, तो यानी हमें ये दो चीजें गिवन हो। ठीक, मुझे सैंपल मीन पता है 5 है, और मुझे ये पता चल गया है कि ये चार मुझे वैल्यूज पता है और पांच भी नहीं पता। सब इस केस में अगर मुझे सैंपल मीन यानी एक एक स्टैटिस्टिक्स पता है, तो उसकी बेस पे तो फिर मैं आराम से पांच भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। यानी ये दो चीजें गिवन हो, पांच भी वैल्यू मैंने फाइंड भी करनी हो, ठीक है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट नहीं रहा, लाइक हमने एक उसके सैंपल मीन से हम इसकी फिफ्थ वैल्यू को एलेबोरेट कर सकते हैं, तो हमें ये वैल्यू नोन हो गई। ठीक है, तो इस इन दैट केस उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी, राइट। अब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, आई मीन मतलब कि कम हो जाएगी 5 से, तो मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो उतनी वैल्यूज है जितनी कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो कि हम मतलब किसी रिलेशन से फाइंड आउट भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब जैसे इस केस में सिर्फ चार इंडिपेंडेंट है और पांच ही हमने मीन से निकाली है। ठीक,
तो हमारे पास फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम इस केस में कहेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। गॉट इट? यानी कि अब ऊपर वाले हमारे केस में अब इस चीज़ को अप्लाई करूँ, तो हमारे वाली केस में क्या था कि हमें, हम जब टी टेस्ट निकाल रहे थे तो हमें जो एक्सपायर चाइल्ड और एक्स एडल्ट, यानी ये दो मीन जो थे ना, यानी सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, वो हम निकाल रहे थे ऑलरेडी, तो ये तो हमें पता चल गया, राइट? तो फिर जितनी भी, मतलब हमें अगर मीन पता है तो हम उससे वैल्यूज इन्वर्सली, हमने यहाँ पे देखा है कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है? मीन पता है जिस चीज़ का, तो उसकी वैल्यू तो निकल आएगी। यहाँ पे जैसे फिफ्थ वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी कि ये 4 है, इसकी वैल्यू, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 5 नहीं रही, अब ये 4 हो गई है, क्योंकि एक वैल्यू डिपेंडेंट थी, राइट? हमने उसे पिक्चर करवा लिया, प्रिडिक्ट करवा लिया मीन से। तो इसी के जैसे अब इसी तरह से हमारे जो केस था जिसमें मैं चाइल्ड और अडल्ट का कंपैरिजन करी थी एनुअल कंपनसेशंस का, तो उसमें जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो क्या होगी कि मुझे इसका मीन भी पता है ऑलरेडी और इसका मीन भी पता है, ठीक है? तो ये दो ऑलरेडी मुझे इस चीज़ की आइडिया है, तो इसलिए इसका ये माइनस हो जाएगा 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा कि ओवरऑल जितनी नंबर ऑफ रोज है, यानी लेंथ है, जितना अकाउंट है हमारे पास अपने डाटा का, -2 वो जो कि दो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स हमें ऑलरेडी पता थी, तो वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इन्फ्लुएंस करेगा, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी -2 से कम हो जाएगी, -2 हो जाएगी, राइट? कम हो जाएगी 2। तो ये इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। सो दिस विल टेल कि इतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉजिकली इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं इन आवर सैंपल। सो गॉट दिस पॉइंट? यहाँ तक हम्म, क्लियर है? ये जो भी आपने ये फार्मूला बताया, ये फिर से एक दफा बता दें। ओके, सो बेसिकली देखें ये वाला ना -2 क्यों है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज या लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज। अब वैसे तो हमें पता है कि डाटा पॉइंट में ये सारी वैल्यूज जो है चाइल्ड, या जो कुछ चाइल्ड की है, कुछ एडल्ट की है, कुछ चाइल्ड होगा, कुछ एडल्ट होगा, ठीक है? तो इस तरह से रोज आ रही होंगी ना। हाँ, हमारे जो ये कौन सा कॉलम था, एज का कहने कॉलम था, ठीक है? और एक हमारा कॉलम था एनुअल कंपनसेशन का, जो हम कंपेयर कर रहे हैं, सही? तो अब इस एज के कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट होंगी ना एक दूसरे से, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है इसकी, इसकी जो कंपनसेशन है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसके साथ। लेकिन अ, हमारे इस केस में हमें दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स पता थी, राइट? हमें एक्स बार चाइल्ड पता है, हमने कैलकुलेट कर ली थी, राइट? और एक्स बार एडल्ट पता है। तो क्योंकि हमें ये दो मीन्स पता है ऑलरेडी, सो दैट विल इन्फ्लुएंस आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और दो ये सैम्पल स्टैटिस्टिक्स क्योंकि मुझे पता है, तो मैं इसलिए इसको -2 कर दूंगी, क्योंकि वो हमारी फिर इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे ना ये दोनों। बिकॉज हमने जैसे देखा है कि मीन पता हो तो हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो समहाउ ये इन्फ्लुएंस करेंगी, तो इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगी। तो ये दो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो हमें नोन है, उस वजह से हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम -2 लिखेंगे। क्योंकि हमें जो दो ग्रुप्स हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों ग्रुप्स की हमें जो मीन वैल्यूज हैं वो पता है, ठीक है? तो इसलिए -2 लगेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर अब? यस, क्लियर है। क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। क्वेश्चन है? ओके, सो अब हमारे इस केस में क्या हाइपोथेसिस था? हमारा ये हाइपोथेसिस था ना कि नल हाइपोथेसिस ये था कि जो सी दोनों ग्रुप्स की कंपनसेशन है, यानी एडल्ट जो ग्रुप है और चाइल्ड का जो ग्रुप है, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपनी चाइल्डहुड से कोडिंग स्टार्ट की थी और जिन्होंने अपने एडल्टहुड में जाके कोडिंग स्टार्ट की, उन दोनों की जो एनुअल कंपनसेशन है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर वो सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अल्टरनेटिव है उसके वर्डिक्ट्स वो यही कह रहे हैं कि ग्रेटर है, यानी जो जिन्होंने चाइल्डहुड में स्टार्ट की उसकी कंपनसेशन ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दोस्त विद द। ये हमारे अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस थे ना, इफ यू रिकॉल अ बिट। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए?
हमें अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखना चाहिए कि वो ग्रेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पे राइट टेल्ड टेस्ट लगेगा। ओके। और हमें पता है कि अगर राइट टेल टेस्ट हम लगाएंगे, यानी हम वो टेस्टिंग से भी पहले, अभी हमने टेस्ट लगाने से पहले कि राइट टेल टी टेस्ट लगाए उससे पहले हमने ये देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ही सिग्निफिकेंस लेवल मेंशन कर दें कि हमने क्या रखना है, वो पहले ही डिसाइड कर लें, ताकि जब हम टेस्ट की जो नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो वो फिर हमारे इन्फ्लुएंस ना करे डिसीजन को, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू 0.1 ऑलरेडी हमने फिक्स कर ली, ताकि अगर वैल्यू जो पी वैल्यू है अगर वो लेस देन आई इस अल्फा वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को फिर रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव को यानी इन अदर वर्ड्स एक्सेप्ट करेंगे। सो अब हम पी वैल्यू निकालने लगे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने जब प्रोपोर्शन लेते थे उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में जब हमारे पास या एक सिंगल पोर्शन या एक ही सिंगल वैल्यू थी, कोई ग्रुपिंग नहीं थी, यानी हमने सिर्फ पहले जी स्कोर में हमने सिर्फ चाइल्ड का ग्रुप लिया हुआ था इक्वल टू करके, यू रिमेम्बर। तो वही एक प्रोपोर्शन लेके हम उसी का ही देख रहे थे, तो हम लोगों ने जी स्कोर निकाला था, और उस जी स्कोर को ही हम लोगों ने फिर यूटिलाइज किया था 1 - नॉट से पी वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अब चूंकि दो ग्रुप्स हैं और हमने उनके लिए टी स्टैटिस्टिक्स निकाली हुई है, सही, तो अब हम इसमें इस फार्मूले को, जो पी वैल्यू का फार्मूला, ये भी चेंज हो जाएगा, राइट। और हमें पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए अब हमें, हमें इसकी पता है कि इसकी टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, तो हम उसे कोई यूज करेंगे। ओके। सो इसमें वो कहता है कि जी स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स के यूज केसेस अगेन बताए हैं कि जी स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज होती है, जब एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, जैसे हम उसमें सिर्फ चाइल्ड की ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीपल सैंपल स्टैटिस्टिक्स हो, जैसे हम यहाँ पे इस केस में दो ग्रुप्स कौन से ले रहे हैं, चाइल्ड और एडल्ट दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। ओके। तो अब हमने टी स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है, तो पहले टी स्टार्ट हम लोगों ने पता था कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, सही। हमने इसकी वैल्यू ये सारी पहले निकाली थी, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसे बनती है कि न्यूमरेटर में एक्स बार चाइल्ड और एक्स जो है हमारे पास माइनस एक्स बार एडल्ट, यानी जो दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है ना, वो दोनों ऊपर आएंगे, और नीचे इनका स्क्वायर रूट और वो सारा जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी है पूरी, तो ये वही है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही जो हमने कल भी देखा था कि स्कोर को और टी स्टैट निकाला था, सही। अब इस टी स्टैटिस्टिक्स तो अलोन हम कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग का डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक हमें पी वैल्यू ना पता हो। तो पी वैल्यू का इसका जो फॉर्मूला है ना, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यूज होती है टी स्टैटिस्टिक्स के दौरान, बिकॉज इस चीज़ का हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं और उससे हमारा मतलब इन्फ्लुएंस होगा रिजल्ट। तो इसलिए पी वैल्यू में डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी एक आर्गूमेंट आता है। तो हमने वही वैसे निकालनी है कि जितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं माइनस जो हमें सैंपल स्टैटिस्टिक्स जितनी नोन है ऑलरेडी। तो इस केस में क्योंकि टू हमें इन दोनों की मीन्स पता है रिस्पेक्टिवली, तो -2 कर दिया टोटल काउंट में से, ठीक है, जो दोनों ग्रुप्स के इकट्ठा मिला के टोटल नंबर ऑफ रोज आएंगी, राइट, उसमें से दो माइनस कर दिया, तो ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आ गया 2259, राइट। अब मुझे टी वैल्यू से, अब मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन से पी वैल्यू निकाल सकती हूँ। मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई, टी स्टैटिस्टिक्स भी आ गई और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गई जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी, राइट। और मैंने वन माइनस क्यों लगाया, यस, यहाँ पे वन माइनस क्यों लगाया, कौन मतलब एक्सप्लेन करेगा इसे, क्योंकि हमने डिस्कस भी काफ़ी दफ़ा किया हुआ है कि वाई आर वी यूजिंग वन माइनस। ओके, सो मैम महानूर कैन यू टेल। मैम ये इसलिए है कि हमारे हमने जो रैंडम वैल्यू ली है वो हमारी जो हमने रेंज ली यस, है उस हमारी छोटी है रैंडम वैल्यू से। कौन सी रेंज। अगर
आई मीन कौन सी बता रही हैं? मैम पहले तो ये करते थे ना, जो हम रेंज ले रहे थे, तो उसमें हम देखते थे कि वो हमारी वैल्यू जो है बड़ी है या नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। ओके, यस, आई थिंक यू आर समवट क्लोजर। कि हमने देखे ना, हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिया था, ग्रेटर वाला लिया था ना। तो हम बताए कि ग्रेटर जब हम देखते हैं दोनों में से कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन की जब इसमें लैंग्वेज आती है तो हम कहते हैं राइट टेल टेस्ट है। और राइट टेल टेस्ट के लिए फिर हम, यस, वो आप आई थिंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व से बता रही हैं कि वो ज़्यादा कवर हो रहा है उसमें। सो यस, इन दैट सेंस यस। तो आई थिंक मैं ज़्यादा नीचे आ गई हूँ, पेड़ पे आ गए हैं। ओके, सो यहाँ पे तो यस, हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट था, राइट। क्योंकि इसमें ग्रेटर देन की बात हो रही है कि जो चाइल्ड है वो ग्रेटर देन, चाइल्ड की कंपनसेशन ग्रेटर देन है उन लोगों से जो, यानी कि जिन्होंने रेड ग्रुप में स्टार्ट किया। तो उस एक एक ग्रुप का मैं ग्रेटर देन कह रही हूँ स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए मुझे फिर 1 माइनस लगाना पड़ेगा कि राइट टेल टेस्ट की वजह से। ओके, सो हमने वही आगे आर्गुमेंट्स लिए, टी डॉट सी टी एफ लिखा क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं, नॉर्म नहीं यूज हो रहा था हमें। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोगों ने ऊपर निकाली थी, टोटल काउंट माइनस नंबर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स वी नो ऑलरेडी, लाइक इस केस में दो पता थे हमें, दो मीन्स दोनों ग्रुप्स के, यानी जो अलग अलग मीन्स हैं वो हमें पता थे, तो इसलिए -2 की है। और टी स्टैटिस्टिक्स जो पहले निकाली थी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो ये हमारे पास, ये अब वैल्यू आई है 0.03। और हमारा अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल हम लोगों ने यानी क्या लिखा था ऊपर, 0.1। यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया था पहले 0.1, यस। तो हमारे पास अब जो पी वैल्यू आई है वो है 0.03। तो डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, वो क्या होगा इस केस में, कि हम नॉन हाइपोथेसिस को क्या करें, रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लें। रिजेक्ट। ओके, दैट्स गुड। यस, हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज पी वैल्यू बहुत कम आई है एज कम्पेयर टू आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि रिजेक्ट किया मैंने नल हाइपोथेसिस को, जो ये कहता था कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की कोडिंग, अगर किसी ने कोडिंग पहले स्टार्ट किया बाद में स्टार्ट किया, उन दोनों की कंपनसेशन में कोई डिफरेंस नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे आके। लेकिन जब मैंने उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो हमने मतलब ये कहेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ है, जो कि ये कहता था कि ऐसे कोडर्स जिन्होंने चाइल्डहुड से कोडिंग स्टार्ट की, वो अब डाटा साइंटिस्ट के प्रोफेशन में ज़्यादा कंपनसेशन ले रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइल्ड। सो दैट मीन्स के हमने, ये वाला हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है अल्टरनेटिव, कि बाकी चाइल्ड वाले ज़्यादा ले रहे हैं पैसे फिर जिन्होंने चाइल्डहुड से कोडिंग स्टार्ट की थी, एनी हाउ। तो ये था बेसिक टी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कि जिसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे थे। अब ये जो दोनों ग्रुप्स थे, ये दो डिफरेंट ग्रुप्स थे, राइट। तो कल एक बात हो रही थी टी टेस्ट में पेयर्ड और अनपेयर्ड की, कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, पेयर्ड टी टेस्ट या अनपेयर्ड टी टेस्ट, राइट। तो अब इस केस में जो, क्योंकि मैं जो दो ग्रुप्स, और मैंने कहा था कि पेयर टी टेस्ट के अंदर एक ही सेम ग्रुप होता है, और जो अनपेयर्ड टी टेस्ट है उसमें डिफरेंट टू ग्रुप्स होते हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। तो इस केस में जो भी हमने एग्जांपल की है, उस वो किसके अंडर आती है, वो अनपेयर्ड की आती है कि पेयर्ड की आती है? पेयर टी टेस्ट है, ये अनपेयर टी टेस्ट लगाया है जो अभी हमने किया था। वन पेयर। ये ओके, यस यस, अनपेयर्ड था, ठीक है। क्योंकि हमने चाइल्ड और जो अडल्ट, दो डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनकी कंपनसेशन को हम आपस में देख रहे थे, ठीक। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि, अब फर्ज करें कि मैं थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करूं और मैं ये कहूं कि मुझे एडल्ट्स की कंपनसेशन निकालनी है, कंपनसेशन ऑफ एडल्ट्स
बिफोर एंड आफ्टर कोई भी ईयर ले लेते 2019 यानी पैंडेमिक से पहले एंड पैंडेमिक के बाद जो कंपनसेशन है उसमें क्या डिफरेंस है एडल्ट्स की। तो अभी ये किसके अंडर आएगा? पेड। यस पेड में आएगा। यस यस दैट्स गुड। जी पेयर्ड में आएगा बिकॉज सब ग्रुप सेम है, एक ही ग्रुप है। ठीक उसी ग्रुप के अंदर मैं दो वो जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है यानी कंपनसेशन ने किसी एक बिफोर एंड आफ्टर देख रही हूँ, तो ग्रुप सेम है। ठीक है, तो इस केस में फिर इट विल बी पेयर्ड, यानी कि सेम ग्रुप के ऊपर ही मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स को किसी एक मतलब फैक्टर के बेसिस पे बिफोर एंड आफ्टर करके जैसे किसी भी दो डिफरेंट मतलब उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है उनको आपस में कंपेयर करूँ एक ही ग्रुप के, सेम ग्रुप है दोनों दफ़ा, तो इसलिए फिर वो पेयर्ड के अंदर आएगी। अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल मैं कल दे रही थी बट आई थिंक उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की ज़रूरत थी, तो आई एम रिपीटिंग दैट एग्जांपल अगेन। कि फ़र्ज़ करें कि मैंने अब यहाँ पे अब इसी तरह से मैं अगर इसी आइडिया को डेवलप करते हुए आऊँ, तो मैंने अगर बनाना लिए हैं, ठीक, एक मैंने स्टोर से लिए हैं और एक मैंने लिए हैं लोकल मार्केट से, राइट। तो अब मैं इनके दोनों के वेट्स देख रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, जस्ट फॉर लाइक वेट्स को कंपेयर कर रही हूँ, कोई भी पैरामीटर हो सकता है तो मैंने वेट्स को कंपेयर किया। तो अभी किसकी एग्जांपल होनी चाहिए, पेयर्ड या अनपेयर्ड? इसमें दोनों के वेट्स को कंपेयर कर रहे हैं, यस यस तो ये पेयर्ड। ओके यस यस दैट्स गुड। ओके सो यस ये एक चीज़ थी जो कि कल थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैं जल्दी में करते हुए ज़्यादा इतनी अच्छी elaborate नहीं की थी, क्योंकि इस केस में बनानास तो बेशक हैं वो दोनों, ठीक है, ये भी बनाना ही है वो भी बनाना ही है, ठीक है, जो हम ले रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टोर से लिया एक मैंने मार्केट से लिया, तो ये यहाँ पे इसमें बेसिकली ये मैं इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, तो इसमें ये यहाँ पे पेयर के केस में क्या होता है कि सेम ग्रुप लेते हैं हम ट्वाइस। तो इस केस में टेक्निकली अगर देखा जाए तो बेशक मैं कह ये रही थी कि मैंने बनानास लिए हैं, सेम ही है वो दोनों चीज, लाइक दोनों केसेस में कि वही एक बनाना है, लेकिन मगर मैं जब उसे दो डिफरेंट सोर्सेज से ले रही हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उन दोनों के मतलब बैच साइज डिफरेंट है, उन दोनों के जहाँ पे मतलब जो स्टोर है और जो मार्केट है उन दोनों के वो मतलब जो सोर्स है वो सेम नहीं होगा कि सेम ही फार्म से या सेम ही किसी जगह से आ रहे हैं, डेफिनेटली वो दोनों दो डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस केस में। अगर बट अगर फर्ज करें कि वो दोनों सेम ही है, ठीक है, यानी ये जो बनाना इधर से जो इधर से मैंने लिया ये दोनों मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, सेम जगह से आए हैं, सेम बैच है, सेम फॉर्म है, और इन दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको फिर मैं एक कंसिडर करूंगी कि ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो फिर जहाँ पे पेयर टी टेस्ट है वो तो फिर हमें सेम ग्रुप्स का कहता है ना, तो इस तरह से टेक्निकली दो डिफरेंट ग्रुप्स के मैं वेट्स कंपेयर कर रही हूँ। So it will not fit under the unpaired, right? मतलब ये पेयर्ड में फिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप्स का कम होता है, यहाँ पे टेक्निकली डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं, तो इट में कम अंडर अनपेयर्ड। वो भी इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर लें, यस ये वैसे कंपैरिजन में ये ठीक है कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक स्टोर से ये दो डिफरेंट ग्रुप्स में है और इनका मैं वेट का कंपेयर कर रही हूँ, तो ये अनपेयर्ड में आएगा फिर। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, यानी कि मैं अब ये कहूँ कि मैंने दोनों मतलब बनानास लिए स्टोर से ही, ठीक है, और मैं स्टोर से ही बनानास लिए मैंने, और मैं इनमें ये देख रही हूँ कि कितने कुछ स्टोरेज पीरियड के बाद, यानी कि फर्स्ट करें कि मैंने यहाँ पे भी अगेन वेट ही मेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं अब इसे वही सेम बैच साइज और वही सेम बनाना है, ठीक है,
वो अगर एक हफ्ता पड़े रहे उधर ही स्टोर में और फिर उसके बाद मैं उसका वेट मेयर कर लूँ, ठीक है, जस्ट इन केस, एन एग्जांपल लाइक, तो वो अब ये ग्रुप सेम ही है, ठीक है, मैंने बस 1 वीक के वक्फे के बाद दोबारा से उन्हीं उन्हीं को जाके दोबारा अगर मेयर किया, तो अब ग्रुप सेम है इस केस में, क्योंकि इसका सोर्स भी सेम है, बैच साइज भी सेम होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम, यानी वो एक जो सेम ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, तो इसलिए इस केस में अगर मैं इसके बिफोर एंड आफ्टर या किसी और तरह से भी कन्वेंशन ले सकती हूँ, जरूरी है कि बिफोर एंड आफ्टर यू पेयर के केस में, तो लेकिन अब इस केस में ग्रुप सेम है, ठीक है। सो थोड़ा सा टेक्निकली वो एग्जांपल जो है ना इसमें इसलिए नहीं फाउंड करती कि बेशक मैं बनाना ही सेम कर रही थी, लेकिन असल में वो बनाना में जब ग्रुप, मतलब मैं दो डिफरेंट सोर्सेज बता रही हूँ तो वो ग्रुप्स बन रहे हैं दो, तो फिर वो जब ग्रुपिंग आ गई है दो की, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स आ गए हैं दो डिफरेंट सोर्सेज से, तो फिर वो पेयर्ड की एग्जांपल नहीं होगी, वो फिर अनपेयर्ड में चली जाएगी, तो पेयर्ड के लिए ग्रुपिंग सेम होनी चाहिए, ग्रुप सेम होने चाहिए, यानी कि इसकी एक और एग्जांपल मजीद इलाबोरेट करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं एक पॉपुलेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही क्लास है, उसी क्लास की 7th क्लास है कोई, ठीक है, स्कूल की, और मैंने उसी क्लास का वेट भी मेयर किया और हाइट भी मेयर की, और इनका अब इसमें मैं वेट और हाइट का कंपेयर कर रही हूँ, तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप वही है, सेम वही, जिनकी हाइट ली थी उन्हीं की वेट भी ली, उनकी ही का वेट भी लिया, यानी कि जो सोर्स है इन दोनों का, जो मेयरमेंट्स का, वो दोनों मतलब कि एक ही ग्रुप से हैं, बिलोंग करते, वही सेम क्लास के, वही सेम स्टूडेंट्स, तो इस केस में भी अब सेम ग्रुप आया, जिससे हमने डाटा दो डिफरेंट टी और हम कंपेयर कर रहे हैं दो डिफरेंट मीन्स को, ठीक है ना, इनके मीन्स को कंपेयर करूंगी मैं टू मीन्स को जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक, तो फिर मैं इससे कहूंगी कि ये पेयर टेस्ट है, ओके, सो नाउ इज इट क्लियर, आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कल जल्दी में ही मैंने इस तरह से elaborate नहीं किया। यस मैम, अब क्लियर है। यस, ओके, ओके, सो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ठीक है, पेयर पे, कि पेयर टी टी टेस्ट, फिर हम मजीद इसकी एग्जांपल से देखेंगे, ओके, सो अब इस केस में वो क्या कहता है, पेयर टी टेस्ट है, यस सर मैम, डू हैव एनी क्वेश्चन? टी टेस्ट और नोवा टेस्ट सेम ही होते हैं? नहीं नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट, ओके। ओके, सो बेसिकली ओके, सो ये आते हैं एक ही कैटेगरी के अंडर है, बिकॉज वी नो कि ये दोनों ही पैरामीट्रिक टेस्ट है, यानी कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो तभी अप्लाई होंगे, टी टेस्ट भी और अनोवा भी, लेकिन अगर मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, यानी दो है मैक्सिमम, या फिर एक मतलब कि एक ग्रुप है और एक नॉन मीन है, ठीक है, तो मैं दो चीज़ों को यानी कंपेयर कर रही हूँ उस केस में, तो फिर दो ग्रुप्स हैं, तो फिर मैं टी टेस्ट लगाती हूँ, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन टू ग्रुप्स हैं, तो उस केस में फिर मैं अनोवा लगाऊंगी, राइट, यस मैम, थ्री और मोर वेरिएबल्स, बिल्कुल। यस यस, थ्री और मोर, यस वी कैन से थ्री और मोर, ओके, तो यस, पेयर टी टेस्ट अब इसमें देखते हैं, कि पेयर टी टेस्ट में से एग्जांपल ये दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये कोई वोट्स का काउंटी लेवल के एक वोट्स के प्रिडिक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डाटा है 100 रोज का, और इसमें इसने क्या किया हुआ है, अगर मैं इसको ये कंपेयर ये करे 2 ईयर्स के साथ, यानी ग्रुप अब सेम वही काउंटी है, सेम वही लाइक पॉपुलेशन है, ग्रुप यानी सेम हो गया, ठीक, अब उस केस में वो सिर्फ इसी डाटा सेट के अंदर से जो 2008 वाले हैं और 2012 वाले हैं इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि क्या वो जो परसेंटेज थी, वह से परसेंट मतलब 2008 में जो है वो कम थी वोटर्स की, यानी what percent was the percentage of Republican candidate votes lower in 2008 than 2012, यानी कि इस पर्टिकुलर जो पार्टी थी उसके कैंडिडेट के जो वोट्स थे
वो 2008 में कम थे 2012 से, या ज़्यादा थी। ये हमारा मेन हाइपोथेसिस है, ये क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने टेस्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक हम यूजली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस को जीरो ही कंसिडर करते हैं, यानी कि जो भी दो हम कंपेयर कर रही हैं चीज़ें, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने कह दिया कि इन दोनों को माइनस करें तो जीरो ही है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। और इसके बरअक्स जो मेरा हाइपोथेसिस है वो ये है कि लोअर इन 2008, यानी कि जो मीन है 2008 का, और इसको अगर मतलब मैं माइनस करूँ 2012 से, तो वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है उसके हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के मुताबिक। तो कम वाली में से जो मैं ज़्यादा वाली माइनस करूँगी तो वैल्यू एक वो लेस देन जीरो आने के चांसेस है। ठीक है। तो वो इसलिए वजह से लेस देन जीरो कह रहा है कि वो कम है वैल्यू, यानी 2008 लोअर है 2012 से। ठीक। और अब उसने जैसे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो हाइपोथेसिस डिफाइन किए, उसके साथ ही उसने सिग्निफिकेंस लेवल भी सेट कर दिया 0.05। अब क्योंकि डाटा पेयर्ड है, क्योंकि जो काउंटी है वो सेम है, यानी मतलब कि उसमें ग्रुपिंग ग्रुप जो है वो सेम ग्रुप है, जिसमें से दो डाटा 2 ईयर्स का डाटा लिया गया। ठीक। तो हम लोग इसके थ्रू जो वोटिंग के पैटर्न्स हैं उसको बेसिकली जो पेयरिंग आ जाती है, उस केस में हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि वही सेम पॉपुलेशन जब बाय टाइम वो कोई पैटर्न आएगा, कोई बिहेवियर शो करेगी, तो उससे हमें वोटिंग पैटर्न जो है और उससे प्रोडिक्शन ईजी हो जाती है। सही। ओके। सो अब क्योंकि हमारे पास अब हमारा ठीक है, मतलब ग्रुप, उसके लिए हमें डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करके तो एक अलग कॉलम में सेव कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो दो अलग कॉलम्स ना हो, एक ही कॉलम्स में से डिफरेंस, क्योंकि हम हमारा नल हाइपोथेसिस भी लगी कि डिफरेंस जो है वो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लाइक करेंगे डिफरेंस जो है वो लेस देन जीरो है। तो एनी हाउ हमने यहाँ पे इसका डिफरेंस का एक अलग से कॉलम साइड पे बना लिया। जो दो ग्रुप हमारे पास कॉलम्स थे ना इसमें, इस डाटा सेट के अंदर बेसिकली काउंटी के साथ साथ, जैसे हमने ऊपर देखा भी था कि 2008 का एक अलग से कॉलम है, 2012 का अलग से कॉलम है जिसमें वोट का बताया हुआ है। तो हम एक अलग से यहाँ पे डिफरेंस कॉलम बनाते हैं जिसमें इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करते जाएंगे। ठीक है, एक अलग से न्यू कॉलम बन जाएगा डिफरेंस के नाम से हमारे उसी डाटा सेट में। ठीक। तो यही सेम उसने किया है, और इसने साथ ही हम विजुलाइज करवा के भी देख सकते हैं कि क्या ये किस हिसाब की कर्व है, लाइक नॉर्मल है या फिर अ, जो है इसमें कोई स्क्यूनेस है या नहीं। ठीक है। और इन दिस केस अगर इसमें स्क्यूनेस है यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो पहले कोई भी टेस्ट लगाने से पहले हम पहले इसकी मीन मैक्स स्केलिंग या स्टैंडर्डाइजेशन या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के लाइक इसकी पहले वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद इस पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होंगे। क्योंकि इसमें हम रिज्यूम करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हुए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक। ओके। सो अब हमें जो टी स्टैटिस्टिक्स है वो निकालनी है, तो हमें पता है उसका क्या फॉर्मूला है। यानी कि एक्स बार, अब यहाँ पे क्योंकि एक ही हम डिफरेंस का कॉलम ले रहे हैं क्योंकि ग्रुप सेम है, तो हमने उसका डिफरेंस का कॉलम लिया हुआ है। तो अब ये वाला कुछ डी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होगा कि हम एक्स बार डिफरेंस का यानी सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन का डिफरेंस, और स्केलर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एम, और ये यानी स्टैंडर्ड एरर के जो फॉर्मूला था हम लोगों ने जो सैंपल से निकाला है। ठीक, ये वो आ गया। ओके। सो अब यहाँ पे हमें एज पर जो एक्स बार है, यानी जो मेन सैंपल स्टेटिस्टिक्स थी, ठीक है, वो तो हमने निकाल ली डाटा से। लेकिन जो म्यू डिफरेंस यानी जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है डिफरेंस का, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को सच्चा मान के स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि नल हाइपोथेसिस ठीक है। तो अगर नल हाइपोथेसिस ठीक है, और वो ये कह रहा था कि 2008 और 2012 के जो पॉपुलेशन के जो मीन्स है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सो दैट मीन्स कि यानी जो हमने जो कॉलम बनाया है म्यू डिफरेंस का जो इन दोनों को माइनस करके आया है, तो उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को जूम करेंगे वो ठीक है। ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पे जीरो आ सकता है इसकी वैल्यू, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को सही ज्यूम करके चलते हैं। ठीक। तो अब ये इस जीरो आ जाएगी, और ये खाली ऊपर हमारे पास सैंपल का जो एक्स बार डिफरेंस है जो वही रह जाएगा। और इसके अलावा हमें ये पता है कि हमें पी वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी जरूरत पड़ती है।
अब इस केस में अगर आप देखें पेयर टी टेस्ट लगाते हुए, तो मैंने -1 लिखा है। मैंने यहाँ पे -1 क्यों लिखा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली है क्योंकि हमें जो जरूरी है पी वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी टी स्टैटिस्टिक्स केस में। जो टी वैल्यू है लाइक टी स्टैटिस्टिक्स के अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम डिफाइन करते हैं पी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने -1 किया। क्यों? यस। ये क्यों है? एनी गेसेस? कोई गेस है वो भी लगा दें, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता ही होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ। यस मैम, मानो कैन यू टेल? यस सर, उसने यू अनम्यूट योर माइक। हम डिफरेंस जो ले रहे हैं उसका क्या मतलब? डिफरेंस क्या मतलब? यानी -1 यहाँ पे इस तरह से है कि डिफरेंस ले रहे हैं। आई couldn't get the idea, like मैम अनुर कैन यू टेल? यहाँ पे इसको थोड़ा सा elaborate कर दें सर। ओके, सो बेसिकली हमने पहले -2 भी तो लिया था पिछली दफा जब हम कर रहे थे, तब तो हम डिग्री फ्रीडम में से जितना हमारा काउंट था उसमें से -2 कर रहे थे। अब हम काउंट ले रहे हैं और उसमें से -1 कर रहे हैं। मतलब एक तो ये है ना कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, जितनी है, मतलब जैसे यहाँ पे एन एन डिनोट करे कि नंबर ऑफ रोज, वो देखेगा कि इस कॉलम के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, तो वो सारी आ जाएंगी काउंट, यानी टोटल नंबर ऑफ काउंट। -1 ये चीज डिनोट करे क्योंकि हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, टोटल नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज इन द डाटा, राइट। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज कैसे अफेक्ट होती हैं? जब हमें कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी पता हो। और ठीक है, अब इस केस में सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी ये वाला मीन, इस कॉलम का तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये जो एक मीन मुझे ऑलरेडी पता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमें पता है कि मीन पता हो तो उससे हम कोई ना कोई वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर डाटा में से। तो इसलिए ये -1 इस वजह से है कि मुझे सैंपल का स्टैटिस्टिक्स एक पता है। जब मैं अनपेयर टेस्ट कर रही थी, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने चाइल्ड एक्स बार चाइल्ड -x बार एडल्ट लिखा हुआ था ऊपर, तब यानी हमें, तब हम दोनों ग्रुप्स का मीन ले रहे थे ना, क्योंकि हम वहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स थे जब मैं अनपेयर्ड कह रही थी। ठीक है, तो उस अनपेयर्ड के केस में मुझे दो सैंपल स्टैटिस्टिक्स पता थी, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में से जो भी मैं काउंट ले रही थी, यानी एन चाइल्ड प्लस, मतलब टोटल काउंट दोनों ग्रुप्स की नंबर ऑफ रोज मिला के आना था, ठीक है। तब फिर मैं कहती एन चाइल्ड प्लस एन एडल्ट -2, ठीक है। तो वो तब डिग्री ऑफ फ्रीडम थी मेरी। लेकिन इस केस में क्योंकि मैं एक ही ग्रुप ले रही हूँ ना सेम, तो इसलिए ऊपर एक ही मैंने उसका डिफरेंस का ही कॉलम लिया हुआ था और माइनस किया था म्यू से। म्यू तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को देख के चल रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस के केस में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है आपस में दोनों ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो लिहाजा में जो म्यू डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये तो कट जाएगा। सही। तो अब बाकी जो यहाँ पे एक ही सैंपल स्टैटिस्टिक्स है जो मुझे नोन है, जो मुझे पता है, मैंने अपने ऊपर ऊपर कैलकुलेट करके अपने सैंपल से यहाँ पे निकाली भी एक्स बार डिफरेंस के नाम से, ठीक। तो इसलिए ये जो एक मुझे सैंपल स्टैटिस्टिक्स नोन है, ये मुझे जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये लाइक उससे इंडिपेंडेंस को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी, तो इसलिए डिग्री फ्रीडम में से वो -1 होगा। लाइक अब आई थिंक क्लियर हुआ है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, ऑलराइट। चले, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, पी वैल्यू निकालनी है क्योंकि अब मेरे पास टी स्टैटिस्टिक्स भी आ गई है और मेरे पास। ओके, सो टी स्टैटिस्टिक्स यहाँ से मतलब यानी उसने एंड डिफरेंस, ठीक है, जो भी था, अब उसे सेम उसने जरा कोड लगा के अब अगेन किया कि एंड डिफरेंस निकाला है, यानी लेंथ ऑफ सैंपल डेटा, लेंथ
यानी नंबर ऑफ रोज जितनी है, टोटल काउंट -1, जो हमें सैंपल स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी नोन थी। ओके, यस यस, हाँ जी, ये बुक अच्छी है। यस, आई हैव रेड दैट। आई हैव लाइक, मतलब एक बर्ड आई व्यू दिया था। नहीं, यस, आई वाज आल्सो थिंकिंग टू शेयर द रिसोर्सेज विद यू, लाइक इसमें ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो आपने इसको देखा है बुक को, लाइक यस मैम, खुद? बहुत अच्छी बुक तो है। हाँ, ये वाकई में ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें कम्प्रिहेंसिव, लाइक सारा कुछ ही कवर हो रहा है उसमें। तो ये इसकी थैंक बुक यू। अच्छी है। आई वाज आल्सो थिंकिंग टू शेयर द जितने भी रिसोर्सेज हैं, कि मैं एक आध दिन तक की सारी मैंने लाइक लिंक्स देने थे, बट ये वाकई में ये भी अच्छा रिसोर्स है। सो वैसे स्नैक चैनल शायद वो रिमूव हो जाए वहाँ से अभी, लाइक क्योंकि फेज 2 के लिए वो देवर सेइंग कि वो दोबारा से पोस्टर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए स्नैक चैनल ही रिमूव कर देंगे, तो मे बी आई विल इनबॉक्स द रिसोर्सेज लेटर ऑन, बट दैट्स अ नाइस शेयरिंग। मैम कौन सा चैनल? ठीक, नहीं, ये जो स्नैक चैनल हमारा है अभी फिलहाल के लिए, आई वाज जस्ट सेइंग कि उसमें रिसोर्सेज जितने भी होंगे ना वो फिर रिमूव हो जाएंगे, तो इसलिए आई विल इनबॉक्स मे बी लेटर ऑन। ओके। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे टी स्टार्ट हम लोगों ने निकाली इस तरह से ही, -0 बिकॉज पॉपुलेशन का डिफरेंस 0 है। फिर एम पी डॉट स्क्वायर रूट, और वही सेम स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन जो सैंपल की थी, ठीक है, उससे। तो ओके, और फिर हमारे पास -5 6 आ गई। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अगेन जो काउंट था -1, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो अब हमने जब अब सारी वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमें यूज हो सकती थी टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का अगेन वो इंपोर्ट किया हुआ है, टी डॉट सी डी एफ, और टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू डाली है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। तो इन दोनों को लगाया तो हमारे पास पी वैल्यू आ गई है, सही। और अब हम लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना सेट किया था? हमारे पास पी वैल्यू आई है 10⁻⁻8 में, 9.5 something into 10⁻⁸, right? So it is really less value of p, right? ये काफी कम है ये। अच्छा, तो इसमें हमने जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 सेट किया हुआ था, राइट। ओके, एंड नाउ ये आपने ये गौर किया कि हमने इसमें माइनस नहीं किया, 1 - t.cdf नहीं किया, क्यों? ये तो वैसे आपको कब अब तक काफी अच्छा क्लियर हुआ होगा, आई नो, बट जस्ट फॉर रिवीजन, कि हमने यहाँ पे -1 नहीं किया, 1 माइनस नहीं किया, 1 - t.cdf नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? जी, कौन बताएगा? मैम यस, क्यों ओके। नहीं किया? यस, क्यों नहीं किया मतलब? मतलब हम पहले टी इस तरह से कभी हम ये इस तरह से लिख रहे होते हैं, इस दफ़ा मैंने पी वैल्यू निकाली है, तो मैंने मतलब इन्होंने माइनस नहीं किया वो 1 माइनस इस तरह से जैसे मैं ऊपर लिख रही हूँ, इस तरह नहीं किया हुआ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिफरेंस -1, ठीक है। तो ये जो 1 माइनस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे पी वैल्यू निकालने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं इस तरह से 1 माइनस किया? यस मैम, क्यों नहीं किया? ओके, ऐसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऑलराइट, चलें। तो बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस, अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था? ओके, सो हमारा हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव ये था कि लेस है, राइट, राइट। तो जो हम ये कह रहे थे कि 2008 से 2008 वाले लेस हैं, लेसर देन 2012, जो भी हम दूसरा ईयर ले रहे थे कंपैरिजन के लिए। तो जब लेसर है तो इसका मतलब ये कौन सा टेल टेस्ट है, राइट, कौन सा टाइप आती है इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की? ये लेफ्ट हेड हो गया। तो फिर जो लेफ्ट हेड होते हैं उसमें -1 नहीं आता है, जो राइट हेड है सिर्फ वो वाले जो टेस्ट हम ऐसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो राइट हेड होते हैं उनकी पी वैल्यू निकालते हुए हम 1 माइनस करते हैं,
जब ये लेफ्ट हैंड है यानी इसमें मैं लेसर वाला देख रही हूँ कि 2008 के जो वोट्स थे उस रिपब्लिकन पार्टी के, वो 2008 के कम थे, 2012 के ज्यादा थे। यही हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, राइट? तो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के डिसाइड करना होता है, ठीक, कि लोअर इन 2008 देन 2012, ये था हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये लेफ्ट ईयर था जो लोअर वाला था, जिसमें मैं लोअर होने की बात कर रही हूँ। अगर ये होता है ग्रेटर इन 2008, यानी मैं ग्रेटर को कह रही होती कि 2008 में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2010। अब इसकी लैंग्वेज से पता चला ग्रेटर है यानी ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो राइट हेड होना था, और फिर मुझे राइट हेड के केस में 1 माइनस करना पड़ना था। जो भी टी डॉट सी डी एफ, जब भी मैं पी वैल्यू निकालती तो उसमें मुझे फिर 1 माइनस करना पड़ना था। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि लेफ्ट हैंड है, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज इट एज इट इज। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास था 0.05, तो अब ये 9.5 × 10⁻⁸ समथिंग वैल्यू आ रही है। ठीक, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी। यस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। वी नो के जो 2008 के वोट्स थे वो कम थे 2012 से। ये हमें कंक्लूड हो गया। अब ये जो सेम चीज़ है जिसमें हम पहले से डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक अलग से कॉलम बना रहे हैं डिफरेंस का, ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप के ही दो ले रहे हैं तो इसलिए डिफरेंस का कॉलम बना के एक अलग से फिर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम ये सारी अलग से कैलकुलेशंस भी निकाल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकाल रहे हैं, टी स्टैट अलग निकाल रहे हैं, काउंट अलग निकाल के, डिग्री फ्रीडम अलग अलग निकाल के फिर उसको पुट कर रहे हैं पी वैल्यू के लिए। तो उससे इजी वे ये है कि मुझे टी स्टैटिस्टिक्स वगैरह कुछ भी अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। पाइथन की एक लाइब्रेरी है पेंगुइन के नाम से, ठीक है, तो इस लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ मैंने टी टेस्ट, जो भी टेस्ट लगाना है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट लगाना है वो मैंने इसमें पास करवाना है। और उसके अंदर जो उसके रिस्पेक्टिव आर्गूमेंट्स, अब इसमें आर्गूमेंट्स क्या हैं? इसमें यह है कि एक्स में जो भी मेरा कॉलम था, इसमें केस में मैंने पहले ही डिफरेंस का कॉलम बनाया हुआ है ना, तो उसी को यूटिलाइज कर रही हूँ कि डिफरेंस का कॉलम डाला। और इसमें मुझे टी स्टैटिस्टिक्स वगैरह ज़्यादा से निकालने की, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो खुद कर लेगा, सिर्फ मैंने बताना है ये कॉलम है। वाई इज इक्वल टू मैंने 0 सेट किया है, ठीक है, यानी मैं नल हाइपोथेसिस में बता रही हूँ कि नल हाइपोथेसिस क्योंकि मैं कह रही हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल है। ठीक है, 2008 और जो 2012 के वोट्स हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस की बात कर रही हूँ। तो इसलिए यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है माइन इज इक्वल टू 0 कह रही थी ना मैं, कि इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल है। सो दैट्स वाई इस केस में नल हाइपोथेसिस की जो भी मैं डिफरेंस में वैल्यू कह रही हूँ ना, वो मैं यहाँ पे y के फॉर्म में लिखूंगी, y इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। और अल्टरनेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अब मेरा क्या था कि लेस देन 2008, राइट? तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था ना मेरा लेफ्ट लेस देन 2008 वाला, तो मैंने यहाँ पे वो ये भी मेंशन करना अल्टरनेटिव के आर्गुमेंट में कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं लेस देन बता रही हूँ, ग्रेटर देन बता रही हूँ, क्या है मेरा, तो वो मैंने यहाँ पे लेस लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपना नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और अपनी जो वैल्यू जिसके ऊपर मैंने टी टेस्ट अप्लाई करना वो वाला कॉलम, ठीक है, हो दिया, तो वो मुझे सारी स्टैटिस्टिक्स की दे देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही लाइक इसने मुझे अलग से टी स्टैटिस्टिक्स अलग से, मीन अलग से, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीज़ें अलग से फॉर्मूले लगा लगा के देखने की जरूरत नहीं है। तो उसने डायरेक्टली मुझे टी स्टैटिस्टिक्स बता दी, डिग्री फ्रीडम बता दिया, ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था इसका, फिर पी वैल्यू उसकी क्या है ये उस हिसाब से, ठीक है, वही सेम वैल्यू जो मैंने पहले ऊपर मैनुअली सारा करके कैलकुलेट की थी 9.5 × 10⁻⁸ वो यहाँ पे एज इट इज़ वो बता रहा है। ठीक, इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये आगे कोहेन डी और ये बस सारी चीज़ें, ये ज़रा एडवांस लेवल की स्टैटिस्टिक्स हैं, तो ये फिलहाल हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पी वैल्यू देख के और डिग्री फ्रीडम ये चीज़ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, तो एक तो ये तरीका था कि मैंने ऐसे ही कर दिया टी टेस्ट। अब एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे, तो पहले मैंने डिफरेंस का कॉलम बनाया हुआ था ना, तो इसलिए मैंने उसको पुट कर दिया है एक्स में। लेकिन मुझे डिग्री डिफरेंस का अलग कॉलम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइब्रेरी के थ्रू मैंने डायरेक्टली क्या करूँगी कि मैं उसे बताऊँगी कि एक ग्रुप ग्रुप का ये वाला सेम उसी ग्रुप में, लाइक एक ये वाला वेरिएबल है और एक ये है,
इन दोनों को उसी सेम ग्रुप की ये दो चीज़ें मैं कंपेयर कर रही हूँ। 2008 और 2012 का जो ओरिजिनल कॉलम था ना डाटा सेट का, तो मैं पहले क्या करी थी कि 2008 का और 2012 का जो डाटा सेट था इन दोनों का अलग से एक डिफरेंस का कॉलम बना के इन दोनों की वैल्यूज को माइनस करके यहाँ पे पुट करवा रही थी, ठीक है, और फिर ये वाला डिफरेंस का कॉलम ले रही थी। लेकिन अब मैं ये डिफरेंस का कॉलम बनवाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्टली यही दो कॉलम जिसमें एक्स और वाई के नाम से पास करवा दूंगी, ठीक, और पेयर्ड को इसे बता दूंगी कि पेयरिंग ट्रू है। अब वो खुद ही इसका डिफरेंस वो खुद ही वो सारी चीज़ें कर लेगा, और अल्टरनेटिव अगेन बताऊंगी कि वो लेस है। सही। तो अब उसी को वो समझ के, तो सेम वैसे ही उसने दोबारा से वही वैल्यू दे दी है 9.5 सेम वही रिजल्ट आए। राइट। सो ये एक मजीद उसकी पिछले वाले कोड की कंसाइज फॉर्म है कि जिसमें हमें ये ज़्यादा ऑटोमेटेड काम हो रहा है कि हमें इसमें डिफरेंस का कॉलम भी नहीं बनाना पड़ा। अब ऐसे केस में अगर मैं गलत टी टेस्ट लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैं सही आइडेंटिफाई ना करूं कि ये सेम ग्रुप है, काउंटी सेम है, और मैं उस पर दो डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ, मैं इसको ये समझने बैठ जाऊं कि शायद ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और मैं दो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जो पेयरिंग अनपेयर टेस्ट है, ऐसी ऐसी कैटेगरी पे, ऐसे डाटा पे जो कि जहाँ पे पेयर टेस्ट लगना था, यानी मैंने गलती से उस पर अनपेयर्ड लगा दिया यहाँ पे, यानी मैंने उसे कह दिया पेयर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मैंने डाटा को सही अंडरस्टैंड नहीं किया। राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, बाकी सारा सेम था, लेकिन मैंने जो पेयरिंग है यानी मैं अनपेयर्ड टी टेस्ट लगा दिया इस पे, पेयरिंग पेयर्ड को फॉल्स कह दिया। अब क्या होगा, अब जो पी वैल्यू है पहले 10⁻⁻8 में आ रही थी, और अब ये पी वैल्यू देखें कितनी है, 0.06, जो कि हमारे सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0.05 समथिंग था ना हमारा। ठीक है, तो इससे ये तो सिग्निफिकेंस से ज़्यादा हो गया नहीं, इसने तो हम प्रोसेस टेस्टिंग में भी हमारा गलत कर दिया, ये 0.05 से ज़्यादा वैल्यू आ गई है हमारे सिग्निफिकेंस लेवल्स। सो बेसिकली अनपेयर टी टेस्ट और पेयर डाटा इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फास्ट नेगेटिव एरर्स, यानी जो फास्ट नेगेटिव एरर्स है हमने कल पढ़ा था कि टाइप 1 टाइप 2 एरर्स कौन से होते हैं। ठीक है। अब फास्ट नेगेटिव एरर क्या है कि मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था, और मैंने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत था। तो ये हमारा जो ये आई थिंक टाइप 2 एरर में आता है ना, फास्ट नेगेटिव एरर्स। राइट। तो ये हमने कल देखे थे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फास्ट पॉजिटिव वाला टाइप 1 टाइप 2, ठीक, तो ये वो फास्ट नेगेटिव एरर है। राइट। कि जिसमें मैंने क्या कि मैंने गलत टेस्ट लगा दिया, सिर्फ ये कि मैंने पेड फास्ट कह दिया, जबकि यहाँ पे जो ग्रुप था काउंटी, यानी वो तो सेम था, उसी सेम ग्रुप की दो चीज़ें वो डिस्कस कर रहा था, दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहा था, दो डिफरेंट मीन्स ले रहा था सेम ही ग्रुप के। तो सेम ग्रुप में अनपेयर्ड यूज होना था, अनपेयर्ड नहीं। पेयर्ड इस अनपेयर्ड कैसे यूज हो सकता था, मतलब अगर इसको मैं मॉडिफाई कर दूं और मैं दो डिफरेंट काउंटीज में भी करना शुरू कर दूं, ठीक है, या मैं दो डिफरेंट पार्टीज का देखना शुरू कर दूं, ठीक है, कि रिपब्लिकन के अलावा अगेंस्ट में जो खड़ी हुई थी, ठीक है, पार्टी, ठीक है, उसके भी वोट्स देखूं कि फॉर एग्जांपल एबीसी कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी थी, और मैं देखूं कि 2008 में उन दोनों के वोट्स का क्या डिफरेंस था, तो ये भी दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। तो इसमें भी अनपेयर्ड यूज हो सकता है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, या फिर अगर मैं इसी में ये चेंज करूँ कि काउंटी ही डिफरेंट हो जाए ज़्यादा, एक काउंटी ए है एक काउंटी बी है, और इसमें देखूँ कि 2008 में या 2012 में क्या है इनके, इन दोनों के आपस में डिफरेंस देखूँ कि आपस में ये काउंटी और बी का ज़्यादा डिफरेंस है 2008 के वोट्स में, या किसी एक ने ज़्यादा दिए हैं वोट्स दूसरी काउंटी की निस्बत। ठीक है। तो उस केस में फिर ये जो है हम दो डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं कि काउंटी एक अलग है काउंटी बी डिफरेंट है, उन दोनों के आपस में वोट बैंक को कंपेयर करें, तो ये भी एक अनपेयर टेस्ट हो सकता है। लेकिन इस केस में ग्रुप सेम था और उसकी दो डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पेयर टेस्ट इसमें लगता है। अगर मैं अनपेयर लगाऊंगी तो वैल्यू और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टी टेस्ट। अब अनोवा जो है फिर अब देख लेते हैं बाद में, या आप अपने एंड पे ज़रूर इसको, यस, ये जो बुक है इससे इसके थ्रू ही बेशक एक्सप्लोर कीजिएगा। और एक चीज़ ये बस मेंशन करनी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने से पहले, लाइक जैसे मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मलाइजेशन और होमोजेनिटी टेस्ट ज़रूरी है।
क्योंकि जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट है उनकी ये होती है कि वो होमोजीनियस और नॉर्मल है, यानी कि जितने उसके वेरिएबल्स उनका वेरिएंस भी सेम हो और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं। सो ओनली देन वी विल से। मैडम ये जो सारी तगोदो है, ये मशीन लर्निंग के लिए कर रहे हैं ना, मतलब डाटा सेट तैयार कर रहे हैं। वेल इट्स जस्ट लाइक डाटा एनालिसिस में भी यस, उसमें भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं डेफिनेटली, मशीन लर्निंग में भी। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। मेरा तो मतलब ये है कि समहाउ जो जो मतलब इतना प्री प्रोसेसिंग और ये सब कुछ किया है, ये मशीन लर्निंग के लिए ईडीए में तो इतना ये यूज नहीं होता। ओके, सो यस यस, उसमें भी यूज हो जाएगा ये। क्योंकि ईडीए करने के बाद ही बस हम उस पर मॉडलिंग वगैरह भी करते हैं ना, कि हमें जब डाटा की समझ होती है और फिर हम उसके बाद ही रेट्रोन्स की मतलब उसके दौरान प्री प्रोसेसिंग, और ये बेसिकली प्री प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस में लाइक अगर मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ये तो जस्ट मैं वैलिडेट करने के लिए कर रही हूँ ना कि क्या ये मेरा, अब फॉर एग्जांपल हाँ इसको यूटिलाइज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मशीन लर्निंग में कोई प्रिडिक्शन आई है, ठीक है, और उसको मैं कंपेयर कर लूँ। ठीक है, तो जहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ दो मीन्स का, ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप हैं या सेम ग्रुप हैं या एक से ज़्यादा हैं जो भी, तो उस हिसाब से मैं उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करके ये देख सकती हूँ कि क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं। मैडम राइट, ये लाइक इतने टेस्टिंग जगह, वगैरह और यस। ये इतने मतलब कॉन्सेप्ट तो ले लिए हैं, तो ओके। इनके प्रैक्टिस कैसे, मतलब कोई सजेशन प्रैक्टिस के लिए? मतलब प्रैक्टिस के टाइम तो बिल्कुल माइंड स्टक हो जाता है। हाँ ये है वाकई में। ठीक है, तो वहाँ वो प्रैक्टिस ही आएगा, लाइक अभी तो हमने अप्लाई अभी सीखे हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ये डाटा कैंप पे कर रहे हैं इसके साथ साथ। मैडम रमजान जब से शुरू हुआ है तो रूटीन खराब हुई है। हम्म। सो यही वाले उन्होंने भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं, मतलब अगर आप वो भी साथ साथ देखें, तो वहां पे भी आप ये अप्लाई करेंगे तो उससे भी थोड़ी सी लॉजिक लाइक बनती है, तो जब आपको सही मतलब वो समझ आएंगे, तो आपका खुद ही माइंड वो बनेगा ना कि इस सिनेरियो में ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करके देखें। अब जैसे कैगल का डाटा सेट था, तो अगर आपको याद हो हमने ईडीए किया था उसमें, तो अगर मेरे पास नोटबुक मिली तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि उस नोटबुक पे भी लोगों ने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की हुई थी, ठीक है, सारी। क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब उसी ईडीए में ही पकड़ के मैं अगर मतलब ये हाइपोथेसिस बना लूं कि मेल ज्यादा या फीमेल ज्यादा है, ठीक है, पकड़ के कंपेयर कर दो, ठीक है, टेस्टिंग लगा दो, बेशक वो देखने से भी पता चल रहा है ईडीए में पाई चार्ट से कि ज्यादा है, लेकिन आपने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बताना है कि वो कितना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। एक बात जो आप कह रहे हैं उसमें वजन कितना है, वो वजन मतलब कितना है, किस हद तक वो ठीक है, आप कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल में वो पूरी चीज पॉपुलेशन पे अप्लाई करके बता सकते हो। यानी कैगल का डाटा सेट था जिसमें वो सारे डाटा साइंटिस्ट थे, और आप वहां से उसकी प्रिडिक्ट करो कि ये पूरे पॉपुलेशन में कैसे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैगल के डाटा सेट के अंदर मेल और फीमेल्स की ये रेशियो है, तो वो कितनी हद तक डिपिक्ट करती है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर भी डाटा सेट के मेल और फीमेल के यही रेशियो है, पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं जो कैगल यूज करते भी नहीं है उनके लिए भी यही होता है ना हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मकसद। तो हम क्या करें कि हम ये कह सकते हैं ना कि सेम है, तो हम वो हाइपोथेसिस बना लें। एक नल हाइपोथेसिस हो जाए कि जो अ, मतलब ओवरऑल मेल और फीमेल के डाटा साइंटिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, नंबर ऑफ डिफरेंस नहीं है, दोनों के नंबर्स इक्वल रेशियो में आ रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ये बनाने अपने कैगल के सैंपल स्टैटिस्टिक्स को देख के हमें लग रहा था कि मेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम ये कह दें कि वो ज़्यादा है। ठीक है, अल्टरनेटिव कि मेल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब जो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से हम निकालेंगे, सही, और उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएंगे साथ, तो हम ये बात कह रहे होंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कि हम इतने श्योर हैं कि कैगल के अलावा भी पूरी पॉपुलेशन पर डाटा हो तो इस रेंज के अंदर, कॉन्फिडेंस इंटरवल की इस रेंज के अंदर ही वो मतलब ग्रेटर हैं, तो कितने मतलब इस रेंज में फॉल करते होंगे मेल, इतने रेशियो से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरिया पे भी अप्लाई होती है, राइट, डाटा एनालिसिस करते हुए भी अप्लाई होती है। और मतलब जो भी आपने रेशियो आपको समझ आ रही है ना, डाटा विजुअलाइजेशन अभी सिर्फ की थी, तो उसी चीज़ को हम स्टैटिस्टिकली कितने उस बात में वजन है, कितना डिफरेंस है या नहीं है, वो चीज़ हम स्टैट्स के थ्रू भी बता सकते हैं। ओके, और मैम एक और ये क्वेश्चन,
यस। ये रिलेवेंट है मतलब थोड़ा सा ना। तो हम्म। मैम आप करंटली किस मतलब डोमेन में काम कर रही हैं डेटा साइंस में? ओके। ओके, सो मैं बेसिकली, एक मिनट। ओके, सो दैट वाज लाइक फॉर टुडेज क्लास। तो हम जो नेक्स्ट जो है ना, आई एम जस्ट अनाउंसिंग इट कि हम नेक्स्ट फेज जो है अपना स्टार्ट करेंगे ईद के बाद।